गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके चैनल सोल ऑफ साइंस में। तो आज का हमारा टॉपिक है मैक्सवेल बोल्ट्जमान वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये लॉ होता क्या है। देखिए, ये लॉ जो है किसी गैस के लिए है, ठीक है, जो हमें बताता है कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किसी वेलोसिटी रेंज में कितने ज़्यादा हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास कोई गैस मॉलिक्यूल है जो 200 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है, और कोई और एक मॉलिक्यूल्स है जो 250 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है। तो इस रेंज में, ठीक है, इस रेंज में, इस दोनों के रेंज के बीच में और कितने मॉलिक्यूल्स होंगे किसी पर्टिकुलर एरिया में, वो बताता है हमें मैक्सवेल बोल्ट्जमान वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ठीक है, यानी कि 200 से 250 के बीच में जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, जो इस वेलोसिटी के अंदर मूव कर रहे हैं, वही हमें बताएगा मैक्सवेल बोल्ट्जमान वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो इसे आप समझने के लिए, ठीक है, इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को जानने के लिए हमें कुछ कंसीडर करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले एक गैस मॉलिक्यूल कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, ये डॉट एरिया जो है वो एक गैस मॉलिक्यूल है जो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, अब वो जो है v से v प्लस डी वी, ठीक है, v से v प्लस डी वी की ओर मूव कर रहा है। ये इसका रेंज है, v से v प्लस डी वी। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि 200 से 250, उसी तरह यहाँ पर है v से v प्लस डी वी रेंज। ठीक है, तो ये मानते हैं v है और ये जो है dv है, ये जो लाइन है, ठीक है, ये v से dv की ओर मूव कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक ट्यूब लिया हुआ है, ठीक है, ये एक पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पर हम निकालेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं इस पर्टिकुलर एरिया में। ये गैस सिलेंडर भी हो सकता है, ठीक है, या कोई कंटेनर हो सकता है गैस का। ठीक है, तो इसका देखिए, इसका साइड्स हैं, ठीक है, वो इक्वल है। ये जो एक्स एक्सिस की तरफ जो साइड है वो होगा डी वी एक्स, जो वाई एक्सिस की तरफ साइड है वो होगा डी वी वाई, और जो परपेंडिकुलर होगा वो होगा डी वी वाई, जो कि वाई एक्सिस की तरफ है। ठीक है, तो देखिए अब इसे हम प्रूफ करने के लिए, मैथमेटिकल फॉर्म को डिराइव करने के लिए हमें जो है कुछ कंसिडर करना पड़ता है। तो देखिए पहले हम उसे देखते हैं, ऐसे डिराइव करते हैं। लेट अस कंसिडर दैट अ गैस हैविंग n मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। देखिए मैंने जो वहाँ पर एक एरिया लिया हुआ है, पर्टिकुलर एरिया, उसमें मान लेते हैं कि n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो अब लेट v बी द वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल, एंड v जो है गैस मॉलिक्यूल का वेलोसिटी है। ठीक है, और वी एक्स, वी वाई एंड वी जेड आर द एक्सियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी v अलॉन्ग एक्स वाई जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। अब देखिए ये जो वेलोसिटी v है वो तो कहीं भी मूव कर सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि गैस जो है वो रैंडम मोशन करते हैं। वो एक्स एक्सिस की तरफ भी मूव कर सकता है, वाई एक्सिस की तरफ भी मूव कर सकता है, जेड एक्सिस की तरफ भी मूव कर सकता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि अगर वो वी एक्स जो है वो बताता है कि वो मॉलिक्यूल जो एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहे हैं v वेलोसिटी से, और वी वाई जो है वो बताता है कि वो वाई एक्सिस की तरफ मूव कर रहे हैं वी वाई वेलोसिटी से, और जेड एक्सिस जो वी जेड है वो हमें बताता है कि हमारा जो मॉलिक्यूल है वो जेड एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है वी वेलोसिटी से। ठीक है, यहाँ तक हमने कंसिडर कर लिया। आई होप यू आपको यहाँ तक समझ आया हो। ठीक है, तो अब देखिए, let n dnv is the probability of the number of molecules which is in the range of v plus v to dv। यानी कि देखिए वेलोसिटी रेंज v से dv, v प्लस dv 200, मैंने वहाँ पर एग्जांपल लिया था 200 से 250। ठीक है, तो 200 ये हो गया, 200 ये हो गया, प्लस 50 250, 200 से 250 के बीच में। तो यहाँ पर इसी तरह मानते हैं, क्योंकि वो तो मैंने ऐसे ही कंसिडर कर लिया है, ये कोई रेंज नहीं है, यहाँ पर आपको पता नहीं है कि उसकी वेलोसिटी क्या है, तो इसीलिए हम यहाँ पर ले रहे हैं v से v प्लस डी वी। तो इस रेंज में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। तो देखिए आपको ये कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि एक्स एक्सिस में कितने होंगे, वाई एक्सिस में कितने होंगे और जेड एक्सिस में कितने होंगे। फिर आप जो है उसका एक कंपाउंड निकाल लेंगे, ठीक है, कि टोटल कितना होगा। तो देखिए अब हम इसे देखते हैं। नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच इज इन द रेंज ऑफ वी एक्स टू वी एक्स प्लस डी वी एक्स इज, ठीक है, वी एक्स से वी एक्स प्लस डी वी एक्स में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। तो देखिए प्रोबेबिलिटी में हम जानते हैं कि ये प्रोबेबिलिटी कितनी है और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं। ठीक है, ये क्या है, डी एन बी एक्स क्या है, वो है आपका एक्स एक्सिस में कितने मॉलिक्यूल्स जो हैं वो जा रहे हैं अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं। प्रोबेबिलिटी भी हम उसी तरह निकालते हैं। ठीक है, तो ये कितने होंगे,
ये देखिए अब ये डिपेंड किस में करेंगे, ये करेंगे डिपेंड फंक्शन ऑफ वी एक्स, ठीक है, वी एक्स के फंक्शन पर डिपेंड करेंगे क्योंकि हम एक्स एक्सिस के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है, इनटू डी वी एक्स का, क्योंकि हमने जो कंटेनर लिया है उसका जो एक्स एक्सिस का साइज़ है वो क्या है, डी वी एक्स हमने लिया है, तो यहाँ पर क्या होगा एफ वी एक्स इंटू डी वी एक्स। अब देखिए यहाँ तक, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ रहा होगा। सिमिलरली जो है हम इसे वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के लिए निकालेंगे। ये क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच इज़ इन द रेंज ऑफ वी वाई टू वी वाई प्लस डी वी वाई, ठीक है, ये है वी वाई एक्सिस के लिए। और सिमिलरली हमने जेड एक्सिस के लिए भी ले लिया, ठीक है। तो वाई एक्सिस के लिए हमने यहाँ पर फंक्शन क्या किस पे डिपेंड करेगा, वी वाई पर, वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स विच इज़ मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, ठीक है। और ये क्या है जेड एक्सिस के लिए। तो अब देखिए मैंने आपको शुरू में ही कहा कि हम कंप्लीट प्रोबेबिलिटी जो है उसके बाद निकालेंगे। तो द कंप्लीट प्रोबेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स हैविंग वेलोसिटी इन द रेंज ऑफ वी एक्स टू वी एक्स प्लस डी वी वाई डी एक्स प्लस इन डी वी एक्स और वी वाई टू वी वाई प्लस डी वी वाई और वी जेड टू वी जेड प्लस डी वी जेड इज गिवन बाय, यानी कि ये जो कंप्लीट प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी। तो देखिए जो कंप्लीट प्रोबेबिलिटी होगी हम उसे ऐसा लिखेंगे, यहाँ पर देखिए डी क्यूब एन वी एक्स वी वाई वी जेड, ठीक है, तीनों के लिए। देखिए मैंने यहाँ पर एन क्यूब नहीं किया, हमें इसे मल्टीप्लाई किया है हमने सारे इक्वेशन को, ठीक है, ऊपर में जो हमें तीनों इक्वेशन निकाले थे। देखिए ये जो इक्वेशन है, पहला इक्वेशन डी एन वी एक्स अपॉन एन इज इक्वल टू एफ वी एक्स इंटू डी वी एक्स, और डी एन वी वाई अपॉन एन इज इक्वल्स टू एफ वी वाई इंटू डी वी वाई, और डी एन वी जेड एन अपॉन एन इज इक्वल्स टू एफ वी जेड इंटू डी वी जेड। ये तीनों जो इक्वेशन है उसे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर देखिए हम अगर डी को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा, डी क्यूब एन वी एक्स वी वाई वी जेड, ठीक है, तीनों एक्सेस के लिए वी एक्स कोमा वी वाई कोमा वी जेड अपॉन एन। देखिए मैंने यहाँ एन क्यूब नहीं लिखा है क्योंकि हम यहाँ प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, और आपको पता होगा कि प्रोबेबिलिटी में जो अब नीचे में होता है वो होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो देखिए किसी भी गैस कंटेनर में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो कांस्टेंट होंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपके क्लासरूम में कोई 50 बच्चे हैं, ठीक है, वो इधर उधर दौड़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि अगर कोई एक्स एक्सिस में दौड़ रहा है, कोई वाई एक्सिस में दौड़ रहा है, कोई जेड एक्सिस में दौड़ रहा है, तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा कि जो टोटल मॉलिक्यूल्स होंगे यानी कि टोटल बच्चे होंगे उसकी संख्या में वृद्धि होगी, यानी कि वो बढ़ेंगे या घटेंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स सेम रहेंगे, उसी प्रकार यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसी पर्टिकुलर एरिया में जो है हम सेम ले रहे हैं, किसी कंटेनर में जो है हम सेम ले रहे हैं। तो अब देखिए हम क्या करेंगे कि एन को जो है हम इस तरफ ले आएंगे। तो एन को अगर इस तरफ ले आएंगे तो हमें क्या मिलेगा, डी क्यूब एन वी एक्स बी वाई वी जेड इंटू एन एफ वी एक्स एफ बी वाई एफ वी जेड इंटू डी वी एक्स डी बी वाई डी बी जेड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ये जो फंक्शंस हैं ना, तीनों फंक्शन एफ वी एक्स वाई का फंक्शन, एक्स का फंक्शन, जेड का फंक्शन, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट है। क्योंकि देखिए अगर किसी ग्राफ में आप देखिएगा 3D ग्राफ में तो क्या होता है कि अगर हम किसी भी मॉलिक्यूल्स को एक्स एक्सिस में मूव करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका जो वाई एक्सिस और जेड एक्सिस का जो वैल्यू होगा वो इंक्रीज़ होगा, ठीक है, या हम उसे वाई एक्सिस में मूव करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस में किसी उसके वैल्यू में कोई फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए ये जो है इंडिपेंडेंट है तीनों फंक्शंस, ठीक है, और इसीलिए इसका जो प्रोडक्ट होगा वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो हम इसी चीज़ को जो है वर्ड में कह देते हैं कि एफ वी एक्स एफ वी वाई एफ वी जेड इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। नॉर्मल है, इजी है। आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट करके बताइए, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा एक नए वीडियो को बना करके। तो अब देखिए यहाँ पर एफ वी एक्स एफ वी वाई एफ वी जेड को हमने कांस्टेंट कर दिया। अब देखिए इसे कुछ नहीं करना, आपको नॉर्मल जो है इसे डिफ्रेंशिएट कर देना है, ठीक है। तो अगर आप इसे डिफ्रेंशिएट करोगे तो आप कैसे करोगे, यहाँ पर देखिए इधर तो कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेशन 0 हो जाएगा, वो तो नॉर्मल है। आपको करना है मेन इस तरफ का डेरिवेशन, ठीक है, डेरिवेटिव निकालना है। तो यहाँ पर देखिए ये तीनों जो है प्रोडक्ट में है, ठीक है। तो प्रोडक्ट में क्या करते हैं, हम एक को रखते हैं बाकी का डेरिवेशन करते हैं, बाकी को रखते हैं पहले का डेरिवेशन करते हैं, मतलब कि एक का डेरिवेशन करना है, बाकी को रखना है, दूसरे को रखना है, बाकी का डेरिवेशन करना है। तो सबसे पहले हम जो है इसका डेरिवेशन करते हैं वी एक्स के टर्म का, ठीक है। तो क्या होगा इसका डेरिवेशन एफ डैश वी एक्स
ठीक है। बाकी को एफ डैश वी एक्स इंटू डी वी एक्स, क्योंकि हम यहाँ पर एक्स के रिस्पेक्ट में तो कर नहीं रहे हैं, हम तो वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डी वी एक्स हो जाएगा। अब बाकी चीज़ को सेम हम लिख देंगे कि एफ वी वाई इंटू एफ वी जेड, ठीक है, एज इट इज़ हमने लिख दिया। प्लस अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे कि इस टर्म का जो है वाई टर्म का उसका डेरिवेशन उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब बाकी को रख देंगे एज इट इज़। तो इसका डिफ्रेंशिएट क्या होगा, एफ डैश बी वाई इंटू डी बी वाई, ठीक है। अब बाकी को हमें सेम रखना है, तो एफ बी एक्स इंटू एफ बी जेड, ठीक है, ये बी जेड है। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब देखिए हम जेड एक्स को जो है जेड का जो है उसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, अब बाकी को कांस्टेंट रख देंगे। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ क्योंकि ये छोटा पड़ रहा है। तो जेड का एफ बी जेड का डिफ्रेंशिएट क्या होगा, एफ डैश बी जेड, बाकी को हम सेम लिख देंगे, एफ डैश बी जेड इंटू डी बी जेड, ये मत छोड़िएगा गलती से भी, ठीक है, इंटू बाकी को सेम एफ बी एक्स इंटू एफ बी वाई इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखिए हमें डिफ्रेंशिएशन तो मिल गया उसका, ठीक है, हमने उसे डिफ्रेंशिएट तो कर दिया। अब ये टर्म बहुत लेंदी हो रहा है, ठीक है। हम क्या करेंगे इसे कि एफ एक्स डिवाइड करेंगे इसे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय एफ बी एक्स एफ बी वाई एफ बी जेड, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा उसके बाद, यहाँ पर देखिए भी देखिए यहाँ पर क्या होगा, वाई जेड टर्म जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे पहले वाले में। यहाँ पर 3 टर्म्स में बटा हुआ है, ठीक है। तो पहला टर्म में क्या होगा, वाई और जेड कैंसिल आउट हो जाएंगे, इससे अगर डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एफ डैश बी एक्स अपॉन एफ बी एक्स, ठीक है, सॉरी यहाँ पर इंटू डी बी एक्स, ये मिला हमें। प्लस हमें क्या मिलेगा, इस टर्म में देखिए क्या होगा, इस टर्म में होगा जो एक्स एक्सिस, ठीक है, फंक्शन ऑफ वी एक्स है, फंक्शन ऑफ वी जेड है जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे और बचे मिलेगा हमें क्या, फंक्शन ऑफ वी एफ डैश बी वाई मिलेगा हमें, एफ डैश बी वाई अपॉन एफ बी वाई इंटू डी वी वाई, ठीक है। ये टर्म बचेगा, बाकी ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, नीचे में जो है हमें बी वाई मिलेगा, ठीक है। प्लस थर्ड उसी तरह में डिवाइड कर देना है, एफ डैश बी जेड अपॉन एफ बी जेड इंटू डी बी जेड इज इक्वल टू 0, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ये हमें मिल गया। अब देखिए इसे हम इक्वेशन ए मान लेते हैं, ठीक है, इसे हम इक्वेशन ए मान लेते हैं। अब देखिए आगे, यहाँ पर देखिए आगे में भी स्क्वायर जो होगा वो होगा भी एक्स स्क्वायर प्लस भी वाई स्क्वायर प्लस भी जेड स्क्वायर, ठीक है। कैसे, यहाँ पर देखिए कैसे, यहाँ पर देखिए ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो तीनों कंपोनेंट में, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं उसका वेलोसिटी क्या है, v है, ठीक है। यही मॉलिक्यूल्स जो है एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, वाई एक्सिस में मूव कर रहा है, जेड एक्सिस में मूव कर रहा है, ठीक है। तो हम जो क्लास 12th में हमने 3D जब पढ़ा था, ठीक है, तो उसमें हमें पता था कि ये जो वेक्टर होगा उसका जो स्क्वायर होगा वो उसके तीनों एक्सियल कंपोनेंट के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा, यानी कि ये जो भी है उसका स्क्वायर होगा भी एक्स स्क्वायर प्लस भी वाई स्क्वायर प्लस भी जेड स्क्वायर, ठीक है। तो हमने उसे ऐसे लिख दिया। अब देखिए हम इसका जो है हमें अब डिफ्रेंशिएट निकालना है, तो हम इसे डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो हमें क्या मिलेगा, डी बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। 0 इसलिए क्योंकि वेलोसिटी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा था कि 200 से 250 के रेंज में है, तो 200 जो है कांस्टेंट है, ठीक है, इसीलिए उसका वैल्यू जो होगा 0 होगा डिफ्रेंशिएशन। अब देखिए हमें इसका डिफ्रेंशिएट करना है इस अंदर वाले टर्म का, तो ये देखिए सम में है तो हम इसे इंडिविजुअली भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो भी एक्स का डिफ्रेंशिएट क्या, भी एक्स स्क्वायर का क्या होगा, 2 भी एक्स इंटू डी भी एक्स, ठीक है, प्लस
वी वाई स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, 2vy इंटू डी वी वाई, और वी जेड स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, 2vz इंटू डी वी जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमें ये मिला। अब क्या करेंगे कि हम जो है इस इक्वेशन में दोनों साइड b से मल्टीप्लाई कर देंगे। b क्या है, एक कांस्टेंट है। तो देखिए अगर हम दोनों साइड b से मल्टीप्लाई कर देंगे तो राइट हैंड साइड यानी कि इस साइड में है 0 से मल्टीप्लाइंग करेंगे तो वो तो खत्म हो जाएगा, और इस साइड में क्या मिलेगा हमें, 2bvx इंटू डी वी एक्स प्लस 2bvy डी वी वाई प्लस 2bvz इंटू डी वी जेड इज इक्वल टू 0। इसे हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब देखिए इक्वेशन ए और 2 को जो है हम सम करेंगे, हम इक्वेशन ए और 2 को जो है सम करेंगे। तो इक्वेशन ए क्या है, ये देखिए इक्वेशन ए। तो देखिए अब यहाँ पर मैं एक बार में लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए डी वी जेड एक्स, ठीक है, डी वी एक्स, और यहाँ पर डी वी एक्स वो कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा एफ डैश बी एक्स अपॉन एफ बी एक्स प्लस, ठीक है, इसे हम कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पर देखिए प्लस 2bvx, ठीक है, ये कॉमन लिया हमने, कॉमन क्या लिया हमने, dvx को हमने कॉमन लिया, बाकी ये टर्म बचता है, ठीक है। दोनों को हम जोड़ रहे हैं, प्लस सेम होगा, ये बाकी सारे इक्वेशन सेम होंगे, ठीक है। सिर्फ यहाँ पर x की जगह y हो जाएगा, दूसरे तीसरे टर्म में वो z हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, एफ डैश बी वाई अपॉन एफ बी वाई, ठीक है, प्लस 2bvy इंटू डी वी वाई, ठीक है, प्लस क्या होगा, एफ डैश वी जेड अपॉन एफ वी जेड प्लस 2bvz, ठीक है, और डी वी जेड जो है कॉमन आ जाएगा, डी वी जेड जो है वो कॉमन आ जाएगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए ये सारे इक्वेशन जो है ना वो इंडिविजुअल हैं, ठीक है। इन सब का सम देखिए, ये अगर इन सब का सम 0 है तो ये इंडिविजुअल भी, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है तो ये इक्वेशन जो है अलग अलग भी 0 होंगे तभी होगा ये इक्वेशन जो है सही होगा। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि ये जो टर्म है, ठीक है, ये टर्म जो है वो भी 0 होगा, ये टर्म जो है वो भी 0 होगा, ये टर्म जो है वो भी 0 के इक्वल होगा, तभी जो है अबव इक्वेशन गुड होल्ड करेगा, ठीक है, तभी जो है अबव इक्वेशन जो है ये इक्वेशन जो है वो सही होगा। तो आगे देखिए, अबव इक्वेशन होल्ड्स गुड इफ़, ये जो है इंडिविजुअली इक्वल होंगे, ठीक है। इंडिविजुअली इक्वल होने का मतलब क्या है कि ये जो टर्म होगा वो 0 होगा, ये टर्म जो है वो 0 होगा, ये टर्म जो है वो 0 होगा, ठीक है। तो हमें जो है ये इक्वेशंस मिल गए, 3 इक्वेशंस मिले, क्योंकि यहाँ पे 3 टर्म्स थे, ठीक है, प्लस में, तो ये हमें इक्वेशंस मिले। अब देखिए इसे आप सॉल्व कर सकते हैं, आप चाहें तो एग्ज़ाम में मैं आपको यहाँ पर सॉल्व बता देता हूँ, और चाहे तो आप इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इन एग्ज़ाम में, ठीक है। तो मैं इसे आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए मैं साइड में से सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसे अमलते आपको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो इसे इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, अब इस टर्म को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा लॉग एफ बी एक्स, ठीक है। इस टर्म को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा लॉग एफ बी एक्स प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या करेंगे तो क्या होगा, 2b तो कांस्टेंट है, ठीक है, वो साइड रह जाएगा, तो हमें मिलेगा यहाँ पर तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर 2b तो कांस्टेंट है, ठीक है, और वी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ठीक है, वी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, वी एक्स स्क्वायर अपॉन 2, वी एक्स स्क्वायर अपॉन 2।
अब देखिए इज इक्वल्स टू में ज़ीरो है, तो ज़ीरो का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो हम क्या मिलेगा हमें, वो एक कांस्टेंट होगा तब उसका डेरिवेशन ज़ीरो आया है, ठीक है। तो इसका एक कांस्टेंट होगा तो वो मानते हैं वो कांस्टेंट जो है वो है आपका log a, ठीक है, वो कांस्टेंट जो है log a है। तो अब देखिए हम log वाले टर्म को एक तरफ ले आते हैं, इससे जो है इस तरफ कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, देखिए अगर हम इसे इस तरफ ले आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो log m माइनस log n क्या होता है, log m अपॉन n। तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, log एफ बी एक्स अपॉन ए इज इक्वल्स टू टू यहाँ पर देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें मिलता है बी एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए हम अगर log को इस तरफ ले जाएंगे तो ये जो टर्म है वो एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, ये जो है एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा और ये जो है पावर बन जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, एफ बी एक्स अपॉन ए इज इक्वल्स टू ई टू द पावर, सॉरी यहाँ पर माइनस है, ठीक है, मैंने बी को इधर ले गया था तो माइनस छूट गया था यहाँ पर, तो माइनस होगा बी एक्स स्क्वायर, ठीक है, हमें ये मिला। तो यहाँ से हमें एफ बी एक्स का वैल्यू क्या मिला, एफ बी एक्स का वैल्यू क्या मिला, ए टू दी पावर माइनस बी एक्स स्क्वायर। आप चाहें तो इस टर्म को जो है कैंसिल आउट मतलब कि एग्जाम में छोड़ सकते हैं, आप इसका इंटीग्रेशन जो है आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है, आपको उसके लिए कोई मार्क्स कटेंगे नहीं, पर मैंने वहाँ पर आपको आपकी जानकारी के लिए जो है मैंने उसे बता दिया। अब देखिए इंटीग्रेटिंग 3 हमें ये मिल गया कि उसी प्रकार हमें जो है y के लिए क्या मिलेगा, फंक्शन ऑफ बी वाई इज इक्वल टू ए टू द पावर माइनस बी वाई स्क्वायर, और उसी प्रकार हमें z के लिए मिलेगा फंक्शन ऑफ बी जेड इज इक्वल टू ए टू द पावर माइनस बी जेड स्क्वायर, ठीक है। अगर आपको याद होगा कि इक्वेशन 1 जो था, ठीक है, हम सिर्फ इस वैल्यू को लाने के लिए, फंक्शन के वैल्यू को लाने के लिए हमने इतना जो है डेरिवेशन किया है। यहाँ पर देखिए इक्वेशन 1 में एफ बी एक्स बी वाई बी जेड है, हमने सिर्फ इसके वैल्यू को लाने के लिए इतना डेरिवेशन किया है, ठीक है, वहाँ से। तो इसके वैल्यू को जो हमें मिला है ये तीनों वैल्यू, उसे इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ एफ बी एक्स एफ बी वाई एफ बी जेड इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है हमारा, यहाँ पर देखिए इक्वेशन 1 जो है हमारा ये है, एन बी एक्स एन एफ बी वाई एन इंटू एफ बी जेड इंटू डी बी एक्स डी बी वाई डी बी जेड। हमें इस फंक्शन का वैल्यू वहाँ पर एज इट इज पुट कर देंगे, तो देखिए क्या था एन। अब देखिए यहाँ पर ए जो है तीनों में है, तो ए मल्टीप्लाई इंटू ए क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा, इंटू ई टू द पावर माइनस बी एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर माइनस बी वाई स्क्वायर इंटू ई टू द पावर माइनस बी जेड स्क्वायर इंटू डी बी एक्स डी बी वाई डी बी जेड, ठीक है। बस मैंने उसने कुछ नहीं किया यहाँ पर, बस उसके वैल्यू को पुट कर दिया। अब हम आगे क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पर बेस जो है वो कॉमन है, ठीक है, बेस जो है यहाँ पर वो कॉमन है, तो पावर क्या होंगे, पावर ऐड हो जाएंगे। तो पावर अगर ऐड होंगे तो क्या मिलेगा हमें, एन ए क्यूब ई टू द पावर माइनस बी एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर बी जेड स्क्वायर, क्योंकि मैंने बी माइनस बी को, अब देखिए इंटू डी बी एक्स, सॉरी यहाँ एक्स है, डी बी एक्स डी बी वाई डी बी जेड, ठीक है, एज इट इज हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हमें कुछ नहीं करना है, यही हमारा वैल्यू है, ठीक है। बी एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर बी जेड स्क्वायर जो है वो कुछ नहीं, एक वेलोसिटी भी था, हमने आपको याद होगा कि मैंने शुरू में लिखा था बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर, ठीक है, बस उससे मैंने बी को वैल्यू यहाँ पुट कर दिया, और हमें जो इक्वेशन मिला वही है मैक्सवेल लॉ ऑफ वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स, वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। तो ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हम क्या करेंगे, इस वीडियो के ए और बी के वैल्यू को निकालेंगे। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो को लाइक कर दिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।